नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हों। और मुझे उम्मीद है कि कोरोना के टाइम पे आप घर बैठे हम जो भी आपको व्याख्यान या लेक्चर देते हैं आप उसको ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड जो भाग है वो पढ़ाएंगे। और इसके पूर्व हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा करी थी, संविधान की चर्चा करी थी और संविधान में वर्णित कुछ ऐसे तत्वों की भी विवेचना करी थी जो हमें जनरल नॉलेज के हिसाब से भी हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। और हम आज जो चर्चा करेंगे वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो मौलिक अधिकार है उसके साथ साथ हम मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों की हम आपस में विषय में चर्चा करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है, इनकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है और संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। और संविधान में एक सीधा सा तौर पे कहा गया है कि भाग 4 के राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक दिया गया है। ये संविधान के अंतर्गत है और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और इसके माध्यम से संविधान राज्य को ये बताता है कि उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए, ये संविधान में वर्णित किया गया है। जो कि हमने हूबहू ऐसे ही संविधान में वर्णित विषय को इसमें अंकित करने की कोशिश करी है। अब हम जब नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो इसमें 3 मुख्य बिंदु में हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित विषय बतलाने की कोशिश करेंगे। पहला इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसका इतिहास क्या है। और नंबर 3, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता क्या है और इन तत्वों में किन किन विषयों को शामिल किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का इतिहास, जिसमें हमने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था और संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पे सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए, साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय, उपयोगी, जरूरी तीनों होते हैं। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। इसलिए ऐसे अधिकार जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, उन अधिकारों को BN राव की सलाह पर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा गया, ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएंगी तब धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू करेंगी। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का नाम दिया गया। ये इसका इतिहास था। इतिहास होने के साथ हम जब इसकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं की ओर भी अपने ध्यान आकर्षित करेंगे। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी विशेषताएं हैं जो मौलिक अधिकारों के समकालीन होती है, उसके अंतर को दर्शाती है और उसको राज्य के लिए उपयोगी भी बनाया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? तो जो इसमें पहला पॉइंट था वो ये था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों व कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राजनीतिज्ञों को इनको ध्यान में रखा गया और ये संवैधानिक निर्देश कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, ये स्पष्ट कहा गया है। अब इसको मैंने अंडरलाइन करने की भी कोशिश करी है जिससे आपको समझ में आएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, क्योंकि सरकार
केंद्र की हो या राज्य की हो, स्थानीय हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट जो बिंदु आएगा वो है कि ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है और जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये जो तत्व हैं इनको यथाशक्ति क्रियान्वित करना राज्यों का कर्तव्य है। इसी के साथ नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधीवाद, समाजवाद तथा उदारवाद का प्रभाव है और इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी की जाती है और इसको लागू करने का दायित्व किसका है? राज्य सरकार का, और न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये सब विद्यार्थियों अपने को छोटे छोटे जो बिंदु हैं ये याद करने पड़ेंगे। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया तो मौलिक अधिकारों की विशेषता बताई थी, और जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए हैं तो उनकी भी विशेषताएं बताई जा रही है। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं तो मैं इसको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगी। अनुच्छेद 36, 37, 38, 38A, 38B और 39 ये मुख्य रूप से हैं। इनको मैं संक्षेप में बताऊंगी कि 36 यानी 36 में ये राज्य की परिभाषा है। इसमें राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ये निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा गया है। अनुच्छेद 37 में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और 38A में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। अनुच्छेद 38B में आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना है। ये नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेदों में कहा गया उसका हम वर्णन कर रहे हैं। अनुच्छेद 39 में पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। अब हम जो नेक्स्ट आएंगे मुख्य बिंदु वह है कि राज्य के नीति निर्देशित तत्व कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वो है आर्थिक व्यवस्था संबंधी निर्देशित तत्व। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि आर्थिक व्यवस्था से संबंध निर्देशित तत्वों का सार है समाजवादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना। यद्यपि कहीं समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं। वो क्या बिंदु हैं कि राज्य के सभी नागरिकों नर नारी को जीविका के साधन प्राप्त करने का समान अधिकार है। नंबर 2, समाज में भौतिक संपत्ति का वितरण इस प्रकार होगा जिसमें समस्त समाज का कल्याण हो सके। नंबर 3, समाज की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि देश के धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी केंद्रीकरण न होकर क्या हो, सर्वसाधारण कल्याण। अब हम इसकी दूसरी विशेषता पे जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट कहा है कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य बिंदु है राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्ग, खासकर अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करना। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि हानिकारक मादक पेयों, जो पेय पदार्थ हैं और मादक वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाना और बालक बालिकाओं की शोषण और अनैतिकता से रक्षा करना। ये हम दूसरे पॉइंट पे पढ़ रहे हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है और इसी के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना जो शासन की एक इकाई के रूप में काम कर सके। हम अब इसके आगे चलेंगे तो है शासन सुधार संबंधी निर्देशित तत्व। इसमें राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे स्वायत्त शासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। इसमें राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। और जो चौथा पॉइंट था वो था प्राचीन स्मारक संबंधी निर्देशक तत्व। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में बहुत से प्राचीन स्मारक हैं, खंडर हैं जो प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है।
राज्य का कर्तव्य है कि ऐसी ऐतिहासिक और कलात्मक जो महत्व है, जिसमें कि देश विदेश के लोग भी भ्रमण करते हैं, उसमें प्रत्येक स्मारक या वस्तु की जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, दूषित होने, नष्ट होने और स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किए जाने अथवा बाहर भेजे जाने से रक्षा करे। फिर 5वां आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व, जिसमें मुख्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति करना, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध की स्थापना करना और राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का आदर और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयत्न करना है। इसके आगे संविधान की 42वें जो संशोधन हुआ था, उस अधिनियम के द्वारा कुछ नए तत्व भी जोड़े गए हैं जो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक हैं। इसमें बच्चों को ऐसे अवसर और सुविधाएं भी दी जाएंगी जिनसे वे स्वस्थ रहें, स्वतंत्रता और मर्यादा की दिशाओं में रहते हुए अपना विकास करें, और राज्य मजदूरों उद्योगों का संगठन के प्रबंध में भागीदारी बनाया जाएगा, और देश के वनों और जंगली जानवरों से रक्षा की जाएगी। ये सारे नीति निर्देशक तत्वों में अंकित किया हुआ है। अब कुछ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व की भी चर्चा की गई है, जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी हम दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे, जिसमें पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है, जो आज की ज्वलंत समस्या भी है। हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि बाल श्रमिकों को बस में द्वारा पकड़ा गया, उनको खाना नहीं दिया जाते, बाल मजदूरी कराई जाती है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और बच्चों को स्वतंत्र गरिमा के साथ विकास का अवसर दिया जाएगा। हम ये सब पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आता है कि आखिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। ये आवश्यक रूप से, चाहे वो आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य हो, आपकी BA पार्ट सेकेंड ईयर के हों, इसमें ये जनरली पूछा जाता है कि मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें आपस में अंतर क्या है। अब इसके अंतर में मैं आपको जल्दी बताने का प्रयास करूँगी कि जो मूल अधिकार हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ले गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नंबर 2, मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान के भाग 4 में है। मूल अधिकार के लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण जा सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लिया जा सकता। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे राजनीतिक मान्यता है। मूल अधिकार सरकार के महत्व को घटाते हैं, नीति निर्देशक सरकार के कर्तव्यों को बढ़ाते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं, और नीति निर्देशक तत्व अधिकार राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। लास्ट, मूल अधिकार का लागू होना मुख्यतः व्यक्ति की सजगता, जागरूकता पर निर्भर है, और नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत ऐसे प्रतिबंधों से मुक्त है। ये इसके मूलभूत अंतर थे, जिसमें एक और हम जोड़ सकते हैं कि मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व सामान्यतः आपात दोनों स्थितियों में बने रहते हैं। ये इनमें मूलभूत से अंतर स्थापित किया गया, लेकिन इन दोनों में संबंध भी बहुत अति आवश्यक आश्चर्यजनक रूप से है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण हो जाता है, और मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य में आदर्श नागरिक का निर्माण करता है, और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य राज्य को आदर्श बनाना था। एक दूसरे पर निर्भर है ये। और अनुच्छेद जो 40 है वह ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इस तरह से इन दोनों में आपस में संबंध भी पाया जाता है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। अब हम आगे चलें तो निर्देश तत्वों की कुछ आलोचना भी की जाती है, जो मैं मुख्य बिंदु आपको बता देती हूँ कि नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका यानी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बनते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और इनका महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह ही है। और भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता। लास्ट, इनमें सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे समान नागरिक संहिता।
इसी के साथ हमारे जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके आपस में क्या संबंध है, इन दोनों के क्या अंतर है, निर्देशक तत्व को समाज संविधान में किन अनुच्छेद के तहत लिया गया। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के हैं वो समझ में आ गए होंगे।